हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स टेक इन्फो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने सीमेंट रॉक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो है कि इस पूरे सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन रहने वाला है टोटली ब्रिक्स पर आधारित रहने वाला है। ब्रिक्स यानी कि ईंट कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, उसका जो है कि स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, नॉमिनल साइज़ क्या होता है, ये सारे जो क्वेश्चन बनते हैं आपके लेटरल एंट्री के थ्रू जो है कि एडमिशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो टेक्निकल पार्ट होता है उसमें जो है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने ब्रिक्स लिखा है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ईंट बोलते हैं। फ्रेंड्स, हमने पहले ही बताया था कि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को लिखा है, ताकि हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए जो है कि ये सेशन पूरा जो है कि हेल्पफुल रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने ब्रिक्स लिखा हुआ है। ओके, तो ब्रिक्स किस किस से मिलकर बना होता है, कौन कौन से इसके इंग्रेडिएंट होते हैं, यह पूछ सकता है। जैसे कि हमने सीमेंट में डिस्कस किया था, तो इसी प्रकार से ईंट जो होता है इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट अवयव मिले होते हैं। तो सबसे पहले इसमें सिलिका से मिलकर बना होता है, एल्यूमिना से मिलकर होते, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया। ये जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। इसका परसेंटेज आपसे पूछ सकता है कि ईंट में सिलिका की मात्रा कितनी होती है। तो 50 से 60% सिलिका की मात्रा ईंट में होती है। उसके बाद से एल्यूमिना, जिसे हम मृतिका बोलते हैं, इसका परसेंटेज जो है कि ईंट में कितना होना चाहिए, 20 से 30% होना चाहिए, यानी कि इसके बीच होना चाहिए। चूना की मात्रा कितना होना चाहिए, तो 4 से 5% होनी चाहिए। किसी भी केस में 5% से ज़्यादा आपका लाइम की मात्रा ईंट में नहीं होना चाहिए। जबकि आपने देखा होगा कि सीमेंट जब हम पढ़ा रहे थे तो सीमेंट में जो इंग्रेडिएंट था मेन पार्ट उसका लाइम ही था। लाइम की मात्रा सबसे ज़्यादा था। ओके, लगभग 65% के आसपास में था लाइम। किसमें? सीमेंट में। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में जो चूने की मात्रा होती है 5% तक होता है, यानी कि 4 से 5% तक होता है। आयरन ऑक्साइड की यानी कि लौह ऑक्साइड की बात कर लें तो 5 से 6% होता है। इसी प्रकार अगर हम मैग्नीशिया की बात कर लें तो ईंट में जो मैग्नीशिया की मात्रा होती है 1% तक, यानी कि 1% तक होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आप जनरली जो आसपास जो ईंट देखते हैं वह एक स्टैंडर्ड साइज में नहीं होता है, वह एक ट्रेडिशनल साइज है, यानी कि पारंपरिक साइज है। जो फैक्ट्री हैं ईंट की, जो भट्ठे हैं जिसे हम इंग्लिश में कीलन कहते हैं, वो अपने हिसाब से जो है कि उसको डिज़ाइन करती हैं। यानी कि जो मानक जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है ईंट का पूरे इंडिया में। ओके, तो आपसे एग्जाम में यही पूछता है। ये जो पारंपरिक जो आसपास आप देख रहे हैं इसको नहीं पूछता है ज़्यादा, मेनली आपको स्टैंडर्ड ही पूछता है, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के जो कोड है, IS कोड, उसके अकॉर्डिंग जो होता है आपका स्टैंडर्ड साइज जो ईंट का होता है, मानक ईंट का शुद्ध जो माप होता है 19x9x9, यानी कि 19 सेंटीमीटर। कुछ इस प्रकार से हम बता रहे हैं आपको 3D में। कुछ इस प्रकार से अगर ईंट है तो उसका जो लंबाई होगा स्टैंडर्ड साइज 19 सेंटीमीटर का, उसका जो ऊंचाई होगा वो 9 सेंटीमीटर का, और जो चौड़ाई होगा वो भी 9 सेंटीमीटर का होता है। जबकि आप ट्रेडिशनल जो देखते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। जनरली लोग बोलते हैं ये 9 इंच का लंबा होता है, चौड़ा जो लगभग 4 इंच का होता है, और लगभग 2.5 से 3 इंच का थिकनेस का होता है। ओके, तो ये आसपास आप जो है कि ईंट को देखते हैं, ये जो कि पारंपरिक है, जो कि ट्रेडिशनल है। जबकि ये स्टैंडर्ड साइज कितना है हमने आपको बता दिया, ये आपको याद रखना है। यूनिट आपको ध्यान देना है कि सारे सेंटीमीटर में है। अगर mm में कहे तो 190 mm हो जाएगा। ओके, और ये जो 9 दिया है 90 mm हो जाएगा, ये भी 90 mm। तो आपको यूनिट से जो है कि घबराना नहीं है, आप यूनिट को जो है कि ध्यान में रखते हुए इस स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स याद रखना है। उसके बाद नॉमिनल साइज क्या होता है, नॉमिनल साइज किसे बोलते हैं? जनरली जब हम ईंट
जो स्टैंडर्ड साइज जो देख रहे हैं, इसमें हम जब चिनाई करते हैं, जब इसका यूज करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, सीमेंट मोर्टार, यानी कि सीमेंट मोर्टार जो मसाला जनरली आप कहते हैं, उसका जब यूज कर देते हैं सीमेंट मोर्टार का, तो जनरली ये जो साइज होता है थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसी को हम जो है कि नॉमिनल साइज कहते हैं। अर्थात जब इसमें जो है कि हम सीमेंट का यूज करके इसका थिकनेस जब बढ़ जाता है, तो उसे जनरली हम 1 सेंटीमीटर थिकनेस मानते हैं। तो यही एक जो है कि साइज आपका बढ़ जाता है, 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका नॉमिनल साइज। आप इसे याद रखेंगे। दूसरा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने एक 3D ब्रिक्स बनाया है, ईंट बनाया है। इसमें किसको क्या कहते हैं, आप जो है कि जो ऊपर जो ऐसे देखते होंगे मार्का जो होता है फ्राग, उसे दिल्ला कहते हैं। आप इसे याद रख सकते हैं। इसका साइज भी पूछ सकता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 × 1, यानी कि 9 सेंटीमीटर का लंबा और लगभग 4 सेंटीमीटर का चौड़ा और 1 सेंटीमीटर गहरा होता है ये वाला। ओके, तो इसे हम फ्रॉग बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, ताकि जो है कि यानी कि बॉन्डिंग जो है कि दो ब्रिक्स के बीच जब यहाँ पर मोर्टार यूज किया जाएगा तो बॉन्डिंग अच्छा प्रकार से बने, ठीक प्रकार से बने। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि जो फैक्ट्री इसको बनाती है ईंट को, आप देखे होंगे यहाँ पर अपना नाम लिखता है। ओके, तो ये भी इसका उद्देश्य हो जाता है, किस जो है कि फैक्ट्री का ये ईंट है उससे पहचानने में आसानी होती है। ओके, तो इसका ये बेसिकली जो है कि पर्पज होता है। बाकी आप यह साइज आप याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने यहाँ पर दिखा रखा है। नेक्स्ट है एक ईंट की स्टैंडर्ड जो है कि वेट क्या होता है और जो है कि उसका डेंसिटी क्या होता है, जैसा कि हमने रॉक्स में भी बताया था। ओके, तो डेंसिटी ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भार जो होता है ईंट का, मानक जो स्टैंडर्ड वेट है उसका भार जो है कि 3 से 3.5 kg के बीच होता है एक ईंट का। अगर 1 क्यूबिक बात करें, 1 क्यूबिक ईंट का डेंसिटी जो होता है 1600 से 1920 किग्रा प्रति घन मीटर होता है। दूसरा अगर बात कर लें, अगर 1 क्यूबिक हम चिनाई कर रहे हैं, स्टैंडर्ड जो ब्रिक्स है उसको जब हम ऐसे जो है कि चिनाई कर देते हैं, कोई वाल है मान लीजिए दीवार, ओके, तो उसको जब हम चिनाई ऐसे यूज कर देते हैं, जब इसका मेजरमेंट करेंगे और क्यूबिक में करेंगे तो 1 क्यूबिक में कितने ईंट जो है कि यूज किए जाएंगे चिनाई में, तो आपको यहाँ पर देखना है, ध्यान देना है, 1 क्यूबिक में 500 ब्रिक्स के बराबर होता है। लगभग 500 ईंट यूज किए जाते हैं, आप इसे याद रखेंगे। अब बात करेंगे, जब लेंथ हम मेजर करते हैं तो उसमें कुछ परमिजिबल, कुछ स्वीकार्यता जो छूट होती हैं, कितने mm तक वेरिएशन हो सकता है लेंथ में। जैसे कि हमने यहाँ पर लेंथ बताया ईंट का 19, तो 19 दशमलव कुछ यानी कि 190 mm हुआ, 190 को 192 mm या 188 mm, ऐसे कुछ हल्का सा छोटा, तो इसी को तो वेरिएशन बोलते हैं। जो स्टैंडर्ड साइज है उससे कितना छोटा हो सकता है या कितना बड़ा हो सकता है, तो इसका वेरिएशन जो होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है और जो है कि ईंट को ग्रेड में पहले डिसाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास का ईंट क्या होता है, प्रथम श्रेणी का, और सेकेंड क्लास का ईंट क्या होता है, थर्ड क्लास का ईंट क्या होता है, और ओवर यानी फोर्थ क्लास का ईंट। तो अब हम जान लेते हैं कि फर्स्ट क्लास का ब्रिक्स, सेकेंड क्लास का ब्रिक्स, थर्ड क्लास का ब्रिक्स और फोर्थ क्लास के ब्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं क्या होती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट क्लास का ब्रिक्स है, कैसे आप कह सकते हैं कि ये सेकेंड क्लास का ब्रिक्स है। तो आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। अगर जो ब्रिक्स है उसमें जो फर्स्ट क्लास का ब्रिक्स होता है उसमें जो टोलरेंस होनी चाहिए, जो परमिजिबल जो टोलरेंस होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए, वो नॉट ग्रेटर देन, हमने क्या लिखा है, ±3 mm। ओके, तो ±3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो अवशोषण यानी कि जल अवशोषण जो है कि 20% से वाटर अब्जॉर्प्शन यानी कि जल अवशोषण 20% से उसके भार का, ड्राई वेट का नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो ब्रिक्स है उसको लिए आप और जो कि 24 आवर्स के लिए पानी में डुबो दिए, तो कुछ है जो है कि पानी सोख लेता है, तो कितना पानी सोख रहा है अपने ड्राई वेट का, कितना %, तो उसके आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो इसी को जल अवशोषण कहते हैं। तो जल अवशोषण जो जितना होना चाहिए वो
20% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या 20% से कम होना चाहिए, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट क्लास का ब्रिक्स हो जाता है। इसी के आधार पर जो है कि हम क्लासीफाइड कर सकते हैं। उसके बाद से स्ट्रेंथ के आधार पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जब यूटीएम मशीन में हम जो है कि इसको कंप्रेस करते हैं, जैसे कि ब्रिक्स है, और ऊपर से कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, तो कितना लोड जो है कि ये वियर कर पा रहा है, सहन कर सकता है, तो उसके आधार पर इसको कंप्रेसिव लोड में डिवाइड किया गया है। तो ये जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए फर्स्ट क्लास का भी ब्रिक्स का कंप्रेसिव यानी कि संपीड़न जो सामर्थ्य होनी चाहिए वो 105 किग्रा प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आप इसे इससे अधिक हो सकता है। ओके, ये फर्स्ट क्लास के एग्जाम्पल हैं। तो आप इस तीनों पॉइंट जो है कि याद रखेंगे। फर्स्ट क्लास जो ब्रिक्स हैं उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सेकेंड क्लास ब्रिक्स के प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इसमें जो है कि जो टॉलरेंस होनी चाहिए नॉट ग्रेटर दैन 5 mm यानी कि ±5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो वाटर ऑब्जर्प्शन और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर ज़्यादा पूछने की संभावना है। ओके, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो वाटर ऑब्जर्प्शन इसके लिए सेकेंड क्लास का जो होता है 22% से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 70 किग्रा पर स्क्वायर यानी कि 70 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर से जो है कि कम नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्लास ब्रिक्स के बारे में। फ्रेंड्स, जो यूनिट्स है इसका आप यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बार। जो यूनिट्स है 70 kg यानी कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इसे ध्यान दीजिएगा, कहीं हो सकता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिया, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे जब न्यूटन पर mm में लगभग 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाता है। ओके, और ये वाला जैसे हमने यहाँ पर लिख भी दिया है 105 है, तो kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर में है, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में करेंगे तो 10.5 ओके न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाता है। तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड क्लास का जो ब्रिक्स है ये लगभग पीला ईंट होता है, इसे पीला ईंट बोलते हैं। ऐसे पूछ सकता है कि पीला ईंट किस क्लास का ब्रिक्स है, तो थर्ड क्लास का ब्रिक्स होता है। हाँ, आप हल्का फुल्का कुछ पीले ईंट देखते होंगे। ओके, तो उसको हम थर्ड क्लास के कैटेगरी में रखते हैं। इसकी जो वाटर ऑब्जर्प्शन होती है थर्ड क्लास की 22% से ज़्यादा होता है, फर्स्ट क्लास का 20% तक, ओके, सेकेंड क्लास का 22% तक, और थर्ड क्लास का लगभग 25% तक होता है। यानी कि 22% से अधिक या 25% आप बोल सकते हैं। अगर अधिक कहेंगे तो 25% तो उसी में आएगा। ओके, तो हो सकता है 22% से अधिक लिखा हो या 25% लिखा हो, तो आपको 25% वाला टिक कर देना है। दूसरी, 1.5 मीटर ऊंचाई से अगर गिरा रहे हैं तो ये वाला जो ब्रिक्स है वो टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो थर्ड क्लास में हो जाता है, अगर नहीं टूटता है तो फर्स्ट क्लास। ओके, उसके बाद से धब्बा टकराने पर आवाज़, यानी कि जब आपस में दो ईंट को लेकर आप टकराते हैं, ओके, तो इसमें जो आवाज़ निकलता है वो धब्बे कलर का निकलता है, हल्का। ओके, उसके बाद से हल्का पीला कलर हमने बता ही दिया। थर्ड क्लास यानी कि फोर्थ क्लास का जो ब्रिक्स होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो फोर्थ क्लास का ब्रिक्स जो होता है आप ये देख सकते हैं, इसका इजीली पहचान सकते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा ईंट जो है कि टेढ़े हो जाते हैं, ओवरबर्न या झामा ब्रिक्स बोलते हैं। ओके, झामा ईंटा का नाम सुना होगा आपने, अतिदग्ध या झामा ईंटा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है भट्टी में तो कुछ ईंट जो है ऐसे टेढ़े हो जाते हैं और काफ़ी काला, काफ़ी मजबूत होते हैं, लेकिन तो ये जो है कि चिनाई में यूज इजीली नहीं हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे ईंट आपने झामा ईंटा को देखा होगा, तो इसे हम फोर्थ क्लास के ब्रिक्स में रखते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जनरली इसका 20 से 40 एम्पियर तक काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन यूज नहीं कर सकते क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं होता है। ओके, बनावट इसका टेढ़ा मेढ़ा होता है। ओके, हाई टेम्परेचर के कारण। तो यूज ऑफ एग्रीगेट, इसका यूज जो है कि गिट्टी यानी कि फाउंडेशन में जो गिट्टी यूज करते हैं इसको तोड़कर जो है कि गिट्टी हम बना सकते हैं। ओके, तो ये जो है कि इसका यूज हो गया, ये फोर्थ क्लास की ब्रिक हो गया। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जो ईंट से कुछ इंपॉर्टेंट्स जो प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में हम एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इफ्लोरेंस यानी कि उत्फुल्लन लगने का कारण, जो ईंट में आपने ऐसे ईंट देखा होगा काफ़ी समय बाद, जो पुराने घर होंगे वहाँ पर देखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद ईंट में हो जाता है। ओके, तो सफ़ेद सफ़ेद कलर का ऐसे दूधिया कलर का हो जाता है ईंट में, और तो इसका कारण उसी को उत्फुल्लन बोलते हैं। तो एल्कालीज यानी कि सोडा पोटाश की उपस्थिति के कारण, एल्कालीन के उपस्थिति के कारण होता है ऐसा। ओके, तो इसको भी क्लासिफाइड किया गया है। अगर 10% से कम है तो इसको लो में रखेंगे, और 10% से
50% के बीच है तो मीडियम में रखेंगे, और 50% से अधिक है तो हाई इन्फ्लुएंस के कैटेगरी में रखते हैं। आप इसे याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हम MCQ टाइप्स क्वेश्चन भी कराएंगे जब पूरा सेशन जो है कि 8 से 10 लेक्चर हैं कंप्लीट हो जाएंगे तब। अभी फ्रेंड्स सर्वे है, ओके, सर्वे एक सब्जेक्ट है, उससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि दूरबीन से रिलेटेड, आपने दूरबीन देखा होगा सर्वे में जब यूज़ किया जाता है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है कि आपके लेटरल एंट्री के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया है, इसको भी हम डिस्कस जल्द करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, ये है मतलब मेरा कहने का कि आपको कोई भी लेक्चर जितने भी हमने शुरू से पढ़ा रहे हैं लास्ट तक आपको देखना ही होगा, क्योंकि हर एक लेक्चर अपने आप में दूसरे हर एक टॉपिक से रिलेटेड है, और किसी भी टॉपिक को आप किसी भी लेक्चर को छोड़ते हैं इसका मतलब आप किसी न किसी टॉपिक को आप छोड़ दे रहे हैं। तो हो सकता है कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन बन जाए ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि 60 क्वेश्चन ही है आपका टेक्निकल, और इससे भी आप जो है कि कम से कम हम जो है कि टोटल 15 लेक्चर के आसपास में पूरा जो है कि कवर अप कर देंगे पूरा लेक्चर, जो कि उसके बाद से जो है कि PYQ प्रीवियस ईयर का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और दिखाएंगे कि हमने जितना क्वेश्चन ये आपको सिलेक्टेड लिया है इसी से क्वेश्चन बनता है, आपको दिखाएंगे। ओके, तो आप अगर लास्ट तक बने रहते हैं तब। नेक्स्ट है जो है कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि MCQ टाइप्स क्वेश्चन हमने बनाया कि किस प्रकार से आपका MCQ टाइप क्वेश्चन जो है कि ब्रिक्स से रिलेटेड बन सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, निम्न में से कौन सा ईंट का यांत्रिक गुण यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर। ओके, बहुत सारे जो है कि प्रॉपर्टीज हैं, इसको डिटेल्स में आपसे नहीं पूछेगा, ये जो है कि क्वेश्चन PYQ में पूछा हुआ है, इस कारण से हमने इसको उठा लिया है। टेक्सचर बनावट हो गया, ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये हो गया फायर रेजिस्टेंस, तो कौन सा इसमें से नहीं है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है कि आप यहाँ देख सकते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ या और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। फायर रेजिस्टेंस ये भी जो है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जो टेक्सचर है ये फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि बनावट ईंट का फिजिकल एक प्रॉपर्टीज नहीं है, नेचुरल है। जैसे नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हमने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो ब्रिक्स है, ए गुड ब्रिक्स अर्थ कैन रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग इन स्मॉल थ्रेड ऑफ डाया। जो ब्रिक्स होता है उसको बनाने के लिए हम क्या, पहले सॉइल जो होता है, मृदा होता है, उसको गूंथते हैं। ओके, गूंथते हैं इजीली, और उसे हाथ से बनाते हैं जाके इजीली प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक गुड़ उसमें आ जाए। ओके, तो ईंट बनाने में उपयुक्त जो मिट्टी है, तो धागे के रूप में उसको न्यूनतम ऐसे बेलन बनाते हैं, दोनों जो हथेली होता है उसमें ऐसे रगड़ते हैं कि, और पतला ऐसे करते हैं तो एक पतला सा धागा के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। तो बगैर टूटे हुए अगर ऐसे बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे क्रैक्स होने लगेगा वो। ओके, मिट्टी। तो ऐसे जब इसको हम धागा बनाएंगे तो लगभग 3 mm का धागा अगर बन जाता है तो समझिए कि ईंट बनाने योग्य हो गया है, प्लास्टिसिटी गुण ईंट में आ गया है। तो 3 mm व्यास का अगर जो है कि बेलन के रूप में ऐसे ईंट की जो मिट्टी है उसको बना लेते हैं तब। ओके, तो आप इसे याद रखेंगे। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं ईंट के, ये आगे डिटेल्स में अब जब एडमिशन ले लेंगे आप सिविल इंजीनियरिंग में तब पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल से। तो अभी आपको